आज हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि रिलेशनल डेटा मॉडल है क्या। आइए अब हम समझते हैं। अगर हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करें तो रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा को टेबल में रखा जाता है। डेटा को किसमें रखते हैं? डेटा को टेबल में रखते हैं और इस सारणी या टेबल को रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो टेबल को क्या कहा जाता है? टेबल को रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे सारणी में पंक्ति अर्थात रो रिलेशनशिप्स को प्रदर्शित करता है। रिलेशनल डेटा मॉडल को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा रिलेशनल डेटा मॉडल को समझते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल है क्या और किस प्रकार कार्य करता है। तो अगर हम उसको समझते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल को, तो रिलेशनल डेटा मॉडल में समझ सकते हैं कि जो टेबल होता है और टेबल के रूप में हमारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे हमने कहा एम्प्लॉय टेबल में सारा इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगा वो एक रिलेशनल डेटा मॉडल का उदाहरण होगा। अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करें तो वितरण डेटाबेस एक सिंगल लॉजिकल डेटाबेस होता है। अगर हम वितरण डेटाबेस अथवा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करें तो यह एक सिंगल लॉजिकल डेटाबेस होता है जो एक दूसरे से जुड़े अर्थात इंटर कनेक्टेड डेटाबेस का समूह होता है। यह एक दूसरे से जुड़े इंटर कनेक्टेड डेटाबेस का समूह होता है और ये सभी डेटाबेस, अगर डेटाबेस की बात करें, ये सभी डेटाबेस भिन्न भिन्न स्थानों पर फैलकर कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आपस में क्या बनाते हैं? आपस में एक दूसरे को डेटा साझा करते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में आपस में कनेक्ट होकर डेटा को साझा करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की हम जो बात करते हैं में प्रत्येक रिमोट मतलब दूर के साइट पर विभिन्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनको रन करना पड़ेगा ही। आगे बात करते हैं वितरण डेटाबेस के प्रकार। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो इसमें एक है होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इस प्रकार के डेटाबेस में सभी साइट्स एक ही तरह के डीबीएमएस और प्रचालन तंत्र अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार के डेटाबेस की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें डेटा को एक साथ एक्सेस तथा मॉडिफाई किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें डेटाबेस को हम एक साथ एक्सेस भी कर सकते हैं और हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आगे समझते हैं शैडो पेजिंग की हम बात करते हैं। तो शैडो पेजिंग डेटाबेस प्रणाली सिस्टम को एसिड प्रॉपर्टी के दो गुण, मतलब एसिड प्रॉपर्टी हमने बताया था, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी के दो गुण कौन से? एक एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी देता है। अगर शैडो पेजिंग की बात करें तो एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी देता है। शैडो पेजिंग की बात करते हैं क्या है? शैडो पेजिंग डेटाबेस को कई निश्चित आकार के डिस्क पेजेस, ठीक है, कई प्रकार के डिस्क पेजेस या डिस्क ब्लॉक में बांटता है। डिस्क ब्लॉक में क्या करता है? बांटता है। जब हम ट्रांजैक्शन का बात करते हैं, जब ट्रांजैक्शन का क्रियान्वयन अर्थात एग्जीक्यूशन आरंभ होता है, तब करंट डायरेक्टरी वो होती है जिस डायरेक्टरी में हम काम करते हैं उसे बोलते हैं करंट डायरेक्टरी, जिसकी प्रविष्टियां डिस्क पर सबसे नवीनतम डेटाबेस पेजेस को समेट सकती हैं। ठीक है, नवीनतम मतलब लेटेस्ट डेटाबेस की बात करते हैं, को एक शैडो डायरेक्टरी में कॉपी कर लिया जाता है। एक शैडो में कॉपी करके रख लेते हैं एवं पुनः इसको सेव कर लिया जाता है और फिर से इसको हम दोबारा सेव कर लेते हैं। आइए आगे समझते हैं हेट्रोजीनियस का मतलब, हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। तो इस प्रकार के डेटाबेस में विभिन्न साइट्स एक दूसरे को सहयोग नहीं करती। हेट्रोजीनियस मतलब एक दूसरे को सहयोग नहीं करती हैं क्योंकि वे एक दूसरे के विषय में जानकारी नहीं रखती। हेट्रोजीनियस का ही मतलब है कि अलग अलग, तो जब अलग अलग है तो वो एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं रखती। इस प्रकार के डेटाबेस में प्रत्येक साइट के लिए भिन्न भिन्न डीबीएमएस यानी डिफरेंट प्रकार के डीबीएमएस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डीबीएमएस भी अलग होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होता है। इसीलिए इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेस बहुत कठिन होता है, इसलिए ट्रांजैक्शन का प्रोसेस जो है काफी कठिन माना जाता है। अब आगे बात करते हैं वितरण डेटाबेस के लाभ।
अर्थात एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसे आसानी से अपडेट किया सकता है, ठीक है, नंबर 1 इसे आसानी से अपडेट कर सकते हैं। इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होता है, इंटरफेस भी फ्रेंडली होता है, जिसके कारण इसमें डेटा की प्रोसेसिंग तेजी से होती है, ठीक। आगे इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब एक आदमी आसानी से देख सकता है कि कहां क्या क्या चीजें हो रही है। आगे बात करते हैं वितरण डेटाबेस सिस्टम की सीमाएं, अर्थात लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर हम इनके लिमिटेशन की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में प्रत्येक डेटाबेस के लिए अलग अलग स्थान होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हर के लिए अलग अलग स्थान होता है, जिसका प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट आसान होता है। भाई जब अलग अलग होगा तो हम मैनेजमेंट भी उनका आसान होगा, इसलिए इनके परफॉर्मेंस को आसानी से सुधारा जा सकता है। अगर हम इनके परफॉर्मेंस सुधारना चाहें तो आसानी से सुधार सकते हैं। जिसका दूसरा प्रमुख लक्ष्य यह है कि अगर इसके दूसरे लक्ष्य की हम बात करें तो दूसरा लक्ष्य इसका यह है कि क्या है कि बहुत विश्वसनीय रिलायबल सिस्टम की सुविधा देता है। ये काफी जो सिस्टम है काफी रिलायबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। चूंकि बहुत सारे सिस्टम होते हैं तो ये काफी रिलायबल होता है। इसमें एक सिस्टम खराब हो गया तो दूसरा सिस्टम उसका कार्य पूरा कर देगा, अगर एक गड़बड़ भी हो गया तो दूसरा उसका कार्य पूरा कर देगा। आगे हम वितरण डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कार्य के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। तो वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोग बात कर रहे थे वितरण डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कार्य के बारे में, अर्थात वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रमुख कार्य है उसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख कार्य है डेटाबेस को पुनः प्राप्त करना, अर्थात रिट्रीव करना, ठीक। आगे समाप्त करना, डिलीट करना, बनाना, क्रिएट तथा अपडेट करना होता है। आगे हम देखते हैं यह डेटाबेस की अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी को भी बनाए रखता है, ठीक। संक्षिप्त में कहें तो इसकी प्रमुख कार्य निम्नवत है। हम अगर इनके कार्य के बारे में देखना चाहें तो इनके कार्य निम्नवत है। वो कार्य कौन कौन से हैं? लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, मतलब लोकेशन किस स्थान पे है। आगे है कनकरेंसी ट्रांसपेरेंसी, कनकरेंसी मतलब एक साथ हम कितने काम को, कनकरेंट मतलब एक पैरेलल काम की बात करते हैं। दूसरा है फेलियर ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर कोई चीज़ फेल होता है तो उसके बारे में उसको बता सकते हैं, हाँ भाई कहाँ किस जगह पर फेल हुआ। अब हम देखते हैं हैशिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हैशिंग क्या है और उस फाइल ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। हैशिंग की बात करें तो इस प्रकार की तकनीकी एट्रीब्यूट पर आधारित होती है। हैशिंग किस पे आधारित होती है? एट्रीब्यूट पर होती है। इस तकनीक में प्रत्येक रिकॉर्ड के कुछ एट्रीब्यूट पर हैश फंक्शन को कंप्यूट किया जाता है। हैश एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से उसको कंप्यूट करते हैं तथा इस फंक्शन का परिणाम उस ब्लॉक को निर्धारित करता है। इसका परिणाम क्या होता है? उस ब्लॉक को निर्धारित करता है जिस ब्लॉक में रिकॉर्ड फाइल रखा जाता है, मतलब उसको बताता है जहां पर हम रिकॉर्ड फाइल को रखते हैं। आगे हम देखते हैं इंडेक्सिंग। अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें, किसी सिस्टम में एक फाइल के लिए इंडेक्स उसी तरह होता है जैसे लाइब्रेरी में इंडेक्स को दो तरह से बांटा है। इंडेक्स जैसे हम लाइब्रेरी में इंडेक्सिंग रखते हैं, जब बुक्स को सर्च करना है तो हम इंडेक्स की मदद से लाइब्रेरी में बुक को सर्च कर सकते हैं। तो इसमें है एक है ऑर्डर इंडेक्सिंग, वन इज अ ऑर्डर इंडेक्सिंग। यह क्या होता है? यह वैल्यू की सॉर्टेड क्रम पर आधारित है, ठीक है। अगर हम ऑर्डर इंडेक्सिंग की बात करें तो यह वैल्यू के सॉर्टेड क्रम पर आधारित है, यानी जो सॉर्टेड ऑर्डर होगा उन पर आधारित है। दूसरा है हैश इंडेक्स। हैश इंडेक्स क्या है? यह एक समान वैल्यू पर आधारित है। हैश इंडेक्स को एक समान वैल्यू पर हम आधारित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फाइल संगठन अर्थात फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसी फाइल को तर्कसंगत अर्थात लॉजिकली तरीके से रिकॉर्ड को एक क्रम की तरह संगठित करके, मतलब देखिए अगर हमें फाइल को आसानी से सर्च करना है तो उसे क्रम में रखेंगे तभी हम आसानी से सर्च कर पाएंगे। एक क्रम से तरह संगठित करने को फाइल संगठन अर्थात फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी भी फाइल में हम डेटाबेस को कई तरह से स्टोर कर सकते हैं। किसी फाइल में हम डेटाबेस को कई तरह से स्टोर हम कर सकते हैं। अगर हम इसे स्टोर करना चाहें तो कई तरह से स्टोर कर सकते हैं।
आगे फाइल संगठन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम उसके बाद की बात करें तो एक है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के फाइल संगठन में सभी रिकॉर्ड एक क्रम में संचित स्टोर होते हैं, ठीक, तथा सभी रिकॉर्ड को सर्च उनकी वैल्यू के आधार पर करते हैं। अगर जो हम सर्च करते हैं तो जो उसमें जो वैल्यू है उस वैल्यू के आधार पे हम सर्च करते हैं। आगे दे देते हैं हिप फाइल संगठन। अगर हम हिप फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस फाइल संगठन यानी फाइल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें रिकॉर्ड को स्टोर करते समय रिकॉर्ड को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हिप संगठन की बात करें तो इसमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। अब बात करते हैं वी ट्री इंडेक्स फाइल। अगर वी ट्री इंडेक्स फाइल की हम बात करें तो इस तकनीक का सबसे ज्यादा उपयोग स्ट्रक्चर के में होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है तथा विधि डेटा के प्रवेश कराने अर्थात इंसर्ट और डेटा के डिलीशन मतलब डिलीट करना या समाप्त करने के बाद भी अपने उपयोगिता को नहीं खोता, ठीक, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहती है। यह एक संतुलित वृक्ष यानी एक ट्री की भांति कार्य करता है। ट्री होता क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ट्री में क्या होते हैं, अगर हम समझें ट्री को तो जैसे एक रूट होता है, ठीक है, और उसके आपके चाइल्ड होते हैं। तो ये कुछ लुक्स लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो डेटा को मतलब कि एक नोड होगा, उस नोड के नीचे नोड होगा, उसे बोलते हैं ट्री, जिसमें ट्री के रूट क्या हो गया, रूट मतलब जो पहला नोड होगा जहां से आपका स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट। जैसे इसमें इस नोड को बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे, जो शुरुआती वाला नोड है उसको हम रूट कहेंगे। रूट और उसके लीफ मतलब जो इससे जुड़े हुए हैं उन्हें हम लीफ कहते हैं, ठीक। तक हर रास्ते की लंबाई समान होती है, ठीक है। जैसे अगर ये जा रहा है तो ये तो अगर हम देखें तो इसकी रास्ते की लंबाई समान है, ठीक है। रास्ते की लंबाई मतलब हाइट की बात करें तो समान होती है, ठीक। आगे हम बात करते हैं डीबीएमएस टर्म की। जो डीबीएमएस से कुछ टर्म आते हैं तो एक है रिलेशन। अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन क्या है, रिलेशन एक डेटा युक्त टेबल है। अगर रिलेशन क्या है, रिलेशन एक डेटा युक्त टेबल है। इसमें डेटा को पंक्तियों रोज तथा टपल कहते हैं। जो डेटा का रो है उसे रोज या हम टपल्स कहते हैं तथा कॉलम एट्रीब्यूट्स में व्यवस्थित किया जाता है। जो कॉलम है वो हम एट्रीब्यूट्स में उसको विभाजित करते हैं। आगे टपल के बारे में और बात करें तो टेबल या रिलेशन का रो टपल कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है टपल क्या है, जो टेबल का रो है दैट इज नोन एज टपल। आगे हम एट्रीब्यूट की बात करें, एट्रीब्यूट्स क्या है, टेबल या रिलेशन का कॉलम एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। डिग्री क्या है, डिग्री किसी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या उसकी डिग्री कहलाती है। किसी टेबल या रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट होंगे, वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ही उसका डिग्री कहलाता है, ठीक। आगे बात करते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या, व्हाट इज अ कार्डिनलिटी, किसी टेबल या रिलेशन में पंक्ति, रो या टपल की संख्या, किसी टेबल में रिलेशन में रो या टपल की संख्या को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। इसको क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं कार्डिनलिटी। आगे व्यू की बात करें, व्यू वह टेबल है जिसका स्वयं का अपना कोई डेटा नहीं होता, ठीक है, स्वयं का कोई डेटा नहीं था। व्यू जो है किसी टेबल से डेटा लेता है, वो स्टोर नहीं करता, बेसिक एलिमेंट नहीं है इस डेटा को स्टोर करने का, बल्कि उस टेबल के डेटा दूसरे बेस टेबल से लिए गए होते हैं। वो जो टेबल दिखाता है दूसरे से लेके दिखाता है, व्यू कहलाता है। यह एक आभासी टेबल है, यह क्या है, एक वर्चुअल टेबल, इट इज नॉट अ रियल टेबल। उपयोगकर्ता के लिए सूचना तक सीमित पहुंच प्रदान करने का एक उपयोगी तरीका, यह बहुत उपयोगी तरीका। और बता दूं आपको एक चीज और, ये हैकर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपने हैकर क्या होगा, आपके वर्चुअल टेबल को अगर हैक कर लिया कोई बात नहीं, क्योंकि हैकर जो भी वर्चुअल टेबल है यानी व्यू टेबल है वो तो एक्चुअल टेबल है ही नहीं,
तो आपका जो डेटा रहेगा सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफ़ी अच्छा होता है, व्यू काफ़ी अच्छा होता है। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है। आगे बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? किसी रिलेशनशिप में एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी एक टपल को चिन्हित करता है। मतलब वो समूह जिसकी मदद से हम किसी भी रिकॉर्ड को बड़े आसानी से निकाल लें, वो कहलाता है प्राइमरी। यानी किसी रिलेशन में एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट हो सकता है या एक से अधिक एट्रीब्यूट हो सकता है, जो किसी एक टपल को चिन्हित यानी प्राप्त करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है? एट्रीब्यूट का सम्मिश्रण अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक, जो प्राथमिक की जैसा कार्य करता है वो कैंडिडेट की कहलाता है। ठीक, यानी ग्रुप ऑफ ऐसे कॉलम का कॉम्बिनेशन जिससे हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करें और वर्क लाइक अ प्राइमरी की इज नोन एज अ कैंडिडेट की। अब बात करते हैं अल्टरनेट की क्या है? वह कैंडिडेट की जो प्राथमिक कुंजी नहीं होती, मतलब जैसे कि अब उसमें कई कॉलम ऐसे होंगे जिनकी मदद से हम पूरे इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेंगे। तो यानी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट की जिसको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है तो वो कहलाता है अल्टरनेट की एट्रीब्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टरनेट की कहलाता है। ठीक।